बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। और प्रोग्राम के आगाज़ में आज सिर्फ मैं एक छोटा सा जुमला बोलूँगी कि ज़िंदगी और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसकी हिफाजत कीजिए और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम सदका और खैरात करें। कुछ नहीं पता आपसे कब कोई बला टल जाए। एनीवेज़ मज़ीद किसी डिटेल में जाए बगैर सबसे पहले टॉप स्टोरीज़ को शामिल कर रहे थे, क्योंकि प्रोग्राम पहले हम लोग आज बहुत लेट शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह फिर आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ के हवाले से। अफगान क़यादत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, ISPR। सेनेट में सख्त ज़बान का इस्तेमाल, एक और महाजराई का खतरा। PTI के रोपोश रहनुमा मंजर-ए-आम पर क्यों आने लगे, और तरबूज में इंजेक्शन लगाने की हकीकत सामने आ गई। जी, तो वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान आज होने जा रहा है और PCB ने फास्ट बॉलर हसन अली को पहले ही वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर कर दिया है, जबकि स्क्वाड में सलमान अली आगा और मोहम्मद इरफान खान नियाजी को ड्रॉप किए जाने का इम्कान भी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम को मल्टी कल्चरल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है और एम्बेसडर प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया में जनूबी एशियाई खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों, तमाशाइयों और कोचेस को क्रिकेट का एक वाज़ेह पाथवे दिखाना है, ये इस एम्बेसडरशिप का मकसद होगा। बट एनीवे, जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली अहम सीरीज़ के हवाले से, जिसका जो कल का मैच जो है वो ड्रॉप हुआ और वो हुआ बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश इस कदर ज़्यादा थी कि टीमें टॉस तक नहीं कर सकी। इसी पर बात करते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश हाशमी हमारे साथ मौजूद है। ताबिश, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ की शुरुआत किसी अच्छे नोट पर तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी बताएगा कि क्या किसी के लिए भी ये विन विन सिचुएशन हो सकती थी? बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया। और पाकिस्तान टीम के लिए ये सीरीज़ इंतहाई अहम है। वर्ल्ड कप से कबल इस सीरीज़ का होना ये तमाम इंडिकेशंस दे रहा है कि पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में अगर क्लिक कर जाएगी तो वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्म कर जाएगी। तमाम चीज़ें पाकिस्तान टीम से मुताल्लिक इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। आप देखें, पाकिस्तान टीम की क्रिकेट का माहौल अब यहाँ तक आ पहुँचा है कि आप 2 सीरीज हो चुकी हैं, आपने अपने नायब का ऐलान नहीं किया। बाबर का नायब कौन होगा आपको मालूम नहीं है। यहाँ तक कि अब तीसरी सीरीज का भी बाकायदा आगाज़ हो गया और आपने अब तक नायब कप्तान का ऐलान नहीं किया, जो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। जो मेरे ज़रा हैं, जो मुझे बता रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है, तो उनका यही मानना है कि आया पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम तकसीम है, धड़ों में तकसीम है, ग्रुपबंदी में तकसीम है, लॉबिंग में तकसीम है। वर्ल्ड कप की तैयारी एक जानिब हो रही है, बैनुल अक़वामी कोच आपको ज्वाइन करता है वर्ल्ड कप से सिर्फ एक सीरीज पहले। इससे पहले आप देखें कि आप जो है एक एसोसिएटेड टीम के खिलाफ वहाँ अवे सीरीज में पहला मैच हार जाते हैं और इसके बाद अभी तक आपकी टीम की कम्बिनेशन नहीं बनी। आपका बेहतरीन जो ओपनिंग पेयर था, जिसको बेहतरीन ओपनिंग पेयर सो कॉल्ड तरीके से कहा जा रहा था कि यही बेहतरीन ओपनिंग पेयर है, आपने 2-3 साल तक अपनी जिद मनवाई और अपनी जिद मनवाकर आपने बाबर और रिजवान को ज़बरदस्ती ओपनर बनाया और ओपनर बनाने के बाद कोई ख़ास जब नतीजा नहीं आया, दोनों खिलाड़ियों की टीम में जगह जो है मशकूक होने लगी, दोनों की मौजूदगी पर जब सवालात उठने लगे, तो फिर क्या हुआ? फिर आपने ये किया कि आपने किसी न किसी को बल्ली का बकरा बनाने के लिए सामने आप ले आए। पहले आप साइम अयूब को ले आए, साइम अयूब को आपने मौका दे दिया। अब आपके पास एक्सक्यूज़ है कि अब वही जो साबका आपकी ओपनिंग पेयर थी वही अच्छी ओपनिंग पेयर थी, लेकिन जब आपको आना है, बड़े मैच, बड़ा इवेंट होने जा रहा है, वर्ल्ड कप सर पर है, आप आए एज एन ओपनर खेले, लेकिन बाबर अपनी जिद पर अब वापस से अड़े में, लाडले की जिद वापस से वो अपनी जिद लाडला। ये बताइएगा ताबिश, ऐसी क्या जिद है जो आपको भी मालूम हो रही हो, आपके ज़राए बता रहे हो, आप खुद भी एक एनालिस्ट हैं, एक रिपोर्टर हैं, क्या वजह है कि टीम में भी धड़ेबंदी हो रही है? और ऐसे में तब जब हम देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड कप टीम का जो स्क्वाड है उसका ऐलान हो जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन कौन से लोग, कौन कौन से प्लेयर्स इस एक्सपेक्टेड टीम का हिस्सा होने वाले हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है ज़रिया। आप जो बात कर रही हैं ना कि ऐसी क्या वजह है कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, देखें, मफाद की पाकिस्तान क्रिकेट टीम चल रही है, मफादात के गिर्द और मफादात पर ही चल रही है। बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया गया तो उसके बाद जितने भी खिलाड़ी थे उनकी यही ख्वाहिश थी कि मैं कप्तान हूँगा, मैं कप्तान हूँगा, मैं कप्तान हूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
और फिर शाहीन को कप्तान बना दिया गया। जब शाहीन को कप्तान बनाया उसके साथ उसका नायब लगा दिया रिजवान को। बड़ी मुश्किल से वो राजी हुए थे रिजवान, जो हमारे सोर्सेज बता रहे, क्योंकि रिजवान खुद ही एक बेहतरीन कैंडिडेट थे बाहैसियत कप्तान। लेकिन फिर आपने वापस से शाहीन को एक सीरीज में मौका देने के बाद हटा दिया। फिर बाबर की वैसी परफॉर्मेंस एज एन कैप्टन रही नहीं, और ना उनकी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन प्रूव वो कर पा रहे हो। अभी तक सब तय है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या कुछ होने वाला है, वर्ड टू वर्ड सब तय है और स्क्रिप्ट बाकायदा तैयार कर ली गई है। आपने जो अपने इंट्रो में कहा कि 2 खिलाड़ियों को ड्रॉप करने का इम्कान है, हसन अली को रिलीज कर दिया है, तो जो बाबर का दोस्त है वो बगैर परफॉर्मेंस किए भी टीम में मौजूद है। शादाब को तो टीम में होना ही नहीं चाहिए था, उनकी तो कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि वो बाबर आजम के दोस्त हैं, एक दोस्ती ग्रुप का हिस्सा है, तो इसके लिए वो टीम का हिस्सा है। इसके अलावा बात मैं आपको करूं कि एक अहम नुकता ये सामने आ रहा है, इरफान नियाजी, आपने इस नौजवान खिलाड़ी को उस तरीके से मौका दिया नहीं। आखिरी के 2 मैचेस में वो बेचारा जो है इंजर्ड हो गया था, वो टीम में था नहीं, लेकिन वो रन कर रहा था उस न्यूजीलैंड की सी टीम के खिलाफ जो आपको सीरीज जीतनी चाहिए थी, वो ड्रॉ करके गई। गालिबन हमारे ख्याल में वो सीरीज न्यूजीलैंड ही जीत चुका है। दूसरा ये कि जिस अंदाज से अब सारी चीजें हो रही हैं, मैं आपको बताऊं इस वक्त भी पाकिस्तान टीम में तमाम वो चीजें तैयार है। अगर आप वर्ल्ड कप से हार जाएंगे या फिर वर्ल्ड कप में अल्लाह ना करे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, तो आपके पास वो स्क्रिप्ट मौजूद है कि आपको फैंस को किस तरीके से बेवकूफ बनाना है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा ताबिश। गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। भी न्यूज़ अपडेट्स का टाइम है, न्यूज़ अपडेट शामिल कर लेते, फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं कि शादाब के टीम में होने से टीम को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और फ़ायदे, क्योंकि अभी तक तो हमने नहीं देखा कि ओडीआई में कुछ इतने फ़ायदे हुए थे पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में, लेकिन क्या आने वाले वर्ल्ड कप में T20 में कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर सकते हैं। बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स के बाद। पार्ट टू डिस्कशन अगेन, ताबिश हमारे साथ मौजूद है। ताबिश, शादाब के हवाले से बात हो रही थी, क्या जाहिर सी बात एक तो दोस्ती है कि जिसकी वजह से वो टीम के लिए बड़े फेवरेट हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद इम्कानात तो थे कि बड़े अच्छे फैसले लिए जाएंगे, और अगर बहुत से लोगों को ये महसूस हो रहा है कि शादाब कुछ अरसे से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो क्या वजह है कि वो आज भी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे, और क्या कुछ भारी नुकसान उनके होने से उठाना पड़ सकता है टीम को? देखिए, पहले पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा था कि 92 के खिलाड़ी जो है ना वो लेजेंड्स थे, फिर वक्त गुजरा, हालात तब्दील हुए और फिर वो 92 के खिलाड़ी जो हैं वो लेजेंड्स नहीं हुए। 96 का वर्ल्ड कप आया, फिर एक आपके सामने एक नई रिपोर्ट सामने आई जिसमें स्कैंडल सामने आने लगे। फिर 99 का वर्ल्ड कप आया जिससे मुताल्लिक एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर बात बता भी चुके हैं कि वो किस तरीके से उन्हें रिग्रेट फील हुआ कि आप कौन सा वर्ल्ड कप हारे हैं। वो वर्ल्ड कप आप जीत सकते थे। एक कप्तान की जिद, एक कप्तान के मफादात, एक कप्तान की मतलब गलत फैसले ने पाकिस्तान टीम को 99 जैसे वर्ल्ड कप से ना सिर्फ हरा दिया, आपकी जो कौम थी, जो क्रिकेट लवर्स थे, उन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। अब बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान टीम 2017 के बाद क्रिकेट देखने लगी थी, 2009 के बाद एक रिवायत कायम हुई, 2017 के बाद हम देखने लगे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो है पैराशूटर्स आने लगे, लाडले आने लगे, और फिर जो 92 में जो वो दागी लोग थे जिनके किरदार से मुतालिक जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट्स जो मौजूद है, वो रिपोर्ट भी वाजे कर रही है, चीख चीख के बता रही है कि भाई दागियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दूर रखें। क्या हुआ, वो तमाम दागी, वो तमाम जो मुतनाज़िक किरदार थे, उन्होंने शादियां कर ली, और शादियां कर ली पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। किसी ने शादाब से कर ली, किसी ने हाथ रख लिया अपना मोहम्मद हारिस पे, किसी ने हाथ रख लिया शाहीन पे, किसी ने किस पे, किसी ने किस पे। अब पाकिस्तान टीम जो है ना, अब सारे बड़े खिलाड़ी हैं। आप 99 का वर्ल्ड कप क्यों हारे? जरिया आप सोचे ना, 99 के वर्ल्ड कप में आपके सबसे बेहतरीन टीम थी, 92 के बाद 99 की सबसे स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की टीम थी, लेकिन जब सभी अपने आप में चैंपियन थे और कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला सरबरा नहीं था, इसके खिलाफ हार गए। अब भी सारे चैंपियन है। रिजवान बाबर की नहीं सुनते, बाबर रिजवान की नहीं सुनते, कोई किसी की नहीं सुनेगा, तो पाकिस्तान टीम का कुछ नहीं होगा, और यही हो रहा है। और आप शादाब की बात करिए, तो शादाब से मुताल्लिक मैं बताऊं कि शादाब के हवाले से भी जानते हैं ना, उनकी जो शादी हुई है, वो किनके दामाद है आपको ये भी पता है। तो ये सारी चीजें मिलती जुलती है, कड़ियां काफी जोड़ रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी की बैकिंग मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम का और पाकिस्तानी टीम के परफॉर्मेंसेस का ये हाल हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच ताबिश हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद सबसे पहले जिक्र करते हैं कल के मामले के हवाले से कि ईरान के मरहूम सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा कल अदा कर दी गई और नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने हमने देखा कि शिरकत की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने नमाज जनाजा उनकी पढ़ाई, जबकि इज़्ज़त माब इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर और दीगर मरहूमीन की ताज़ियत के लिए कल तेहरान पहुँचे और फिर उन्होंने पाकिस्तानी कौम की तरफ से ईरानी रहनुमाओं से ज़ाहिर ताज़ियत भी किया। अब ज़रा बात कर लेते हैं ISPR के एक स्टेटमेंट के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो गया है और अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाज़ी की कोशिश करते हैं। लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़िश्ता एक माह में 29 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR का मज़ीद ये भी बताना है कि पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर उबरी अफगान हुकूमत से अपनी सरहद की जानिब मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने के लिए कह रहा है, तो तवक्को है कि उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुतालिक बयान तो आते रहते ही हैं, लेकिन अब सेनेटर तलाल चौधरी दावा ये करते हुए दिखाई दिए कि साकिब निसार ने मुझे पैगाम भेजा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दो। पैगाम भेजा कि बयान दोगे तो पार्लियामेंट जाओगे वरना फिर जेल जाओगे। इसके साथ साथ सेनेट इजलास अरकान के ज़ाहिर ख्याल से यूँ लग रहा है कि मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है और सेनेट इजलास में अरकान ने अदलिया जजेस पर एतराज़ात उठाते हुए सिलेक्टिव जस्टिस और तौहीन अदालत में तफरीक के इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। कल बहुत सारी तकरीरें हुई। MKM के फैसल सब्ज़वारी और मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी ने अदलिया के मुतालिक काफ़ी गिले शिकवे भी किए, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मोहसिन अजीज़ ने कहा कि पार्लियामेंट को ज़ाती एजेंडा न बनाया जाए। JUI कामरान मुर्तज़ा और M वली खान ने कहा है कि इस इजलास को बुलाने का ख़ास मकसद है और उधर PTI वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर भी मुलाकात की है। जबकि कल की एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट थी हमाद अजहर के हवाले से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रूपोश रहनुमा है कि जो बहुत अरसे बाद कल मंजर आम पर आए, तो और उनके रवैये से, उनके एग्रेशन से ऐसे लग रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी। तो इन तमाम तर मामलों पर बात करते हैं। मेरे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कल सेनेट के इजलास के हवाले से बात करना चाहूँगी आपसे कि जिस तरीके से बाकी सेनेटर्स भी अब जजेस के कॉन्डक्ट के हवाले से एतराज़ात उठाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि ये मामला आने वाले चंद दिनों में मज़ीद गर्म हो जाएगा। पहले तो खाली फैसल वावडा थे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हट गए, लेकिन अब तलाल चौधरी भी, फैसल सब्ज़वारी भी, सिचुएशन खासी अजीब सी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया जरिया। जब इदारे अपने दायरों से बाहर निकलकर अगर कोई काम करेंगे तो जाहिर है उसका रद्द-ए-अमल इसी तरह से होगा। जब इज़्ज़त माब जनाब चीफ जस्टिस ये कहेंगे तो क्या हम पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दें, और जब जनाब इज़्ज़त माब अपना मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये फरमाएंगे कि जो है अपना उनका भी एक इदारे के बारे में, क्या हम काबीना को या हम जो है वज़रा को और वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को यहाँ बुला लें, तो उनने बुलाया भी है। मैं कहता हूँ कि अगर आप एग्जीक्यूटिव को ये मैसेज देंगे कि हम आपको बुला लेंगे, और अगर आप पार्लियामेंट को ये मैसेज देंगे कि हम आपको मुअत्तल कर देंगे, तो ज़ाहिर है वो दो अलग इदारे हैं, सोवरेन इदारे हैं। जिस तरह अदलिया एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, इसी तरह से वो भी मुकम्मल तौर पर सोवरेन इदारे हैं, दोनों के दोनों। अगर इन दोनों इदारों को आप ये मैसेज देंगे कि हम आपको मुअत्तल कर देंगे, या ये कहेंगे कि हम काबीना को बुला लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये खेल को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाता है। ये सारी सूरत हाल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की अब जरूरत पैदा होता है जब आप ये मैसेज देंगे कि हम पार्लियामेंट को मुअत्तल कर देंगे। पार्लियामेंट को मुअत्तल कोई नहीं कर सकता है, किसी के भी दायरे इख्तियार में नहीं है कि पार्लियामेंट को मुअत्तल करे। पार्लियामेंट को मुअत्तल करना का मतलब ये होगा कि आप जो है वो आइन से मावरा अक़दाम कर रहे हैं, और आइन से मावरा अक़दाम के बारे में कहना, सोचना, अमल करना, अमल की इयानत करना, मुआवनत करना,
ये सारा कुछ तो किसी और दायरे में चला जाता है। लेकिन लगारी साहब, अगर माजी का हवाला दिया जाए, खासतौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का दौरा, जो उनका दौर रहा है वो, और कुछ उनके बाद के जजेस की बात करें तो अदलिया के फैसलों ने ये साबित नहीं किया कि उन्होंने बेहतरीन फैसले दिए या लिए। पैनामा के बजाय अकामा, फैसलों में सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के अल्फाज, तौहीन अदालत पर सियासतदानों की नाअहली, ये सब हमारे सामने की बातें हैं। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें तो फिर लड़ाई समझ नहीं आ रही किस मामले पर है, क्योंकि अब तो ऐसे कुछ मामला नहीं चल रहे और उल्टा अगर केसेस चल भी रहे हैं तो वो भी उनके मुखालिफिन के हवाले से चल रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब एक पोजीशन ले लें अदालतें या अदालतों में तशरीफ फरमा जज साहबान अगर कोई पोजीशन ले लें और किसी मामले के आने पर मेरिट के ऊपर जो है वो उसको सुना जाए या उसको सुना ना जाए, लेकिन एक पोजीशन लेकर अगर ऑब्जर्वेशन दी जाए या फैसले किए जाएं तो जाहिर है इस पर सवाल उठेगा और लोग बात करेंगे। अब किस चीज़ पर बात होती है? बात यह होती है कि अदालतों की तरफ से ये मैसेज आता है कि जनाब हम पार्लियामेंट की इतनी ही तौकीर है कि हम जब चाहें उसको मुअत्तल कर दें, या एग्जीक्यूटिव का यही तौकीर है कि हम जब चाहें काबीना को बुला लें। तब काबीना और पार्लियामेंट अगर दूसरी जुबान बोलना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि सबको अपने अपने डोमेन में, अपने अपने दायरे अख्तियार में रहना है, उससे बाहर नहीं आना है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो इदारा जाती दंगल की सूरत अख्तियार करता जा रहा है और ये रियासत के लिए, रियासत के इस्तक़रार और इस्तेहकाम के लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉजिक को प्रिवेल करना चाहिए। सबसे बालातर चीज़ जो है वो आइन है। हमारे पास आइन मौजूद है, जो चीज आइन में दर्ज है वही होनी चाहिए। एक लेकिन लगारी साहब, आपकी बात सुनने के बाद और फैसल वावडा, सब्जवारी साहब की गुफ्तगू, तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू लगने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि फिर शायद काबीना हो जाए या फिर दीगर लोग हो जाएं, कोई किसी से पूछगछ ना करे, फिर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। एनीवे, कल हमाद अजीज साहब की एकदम अचानक जिस तरीके से वो मंजर आम पर आए हैं उसको देखकर क्या तासुरात सामने आ रहे हैं, और जो एग्रेशन करीब तौर पर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं में देखी जा रही है वो आप उसको किस हद तक बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जो रऊफ हसन साहब पर हमला हुआ वो किसी भी तौर एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी लिहाज से। नहीं, एक तो ये कि हमने मजम्मत की है और सब सोसाइटी उसकी मजम्मत करती है। जिस तरह से ये हमला हुआ है आरिफ हुसैन साहब पर, वो तो रऊफ हसन साहब पर, वो कोई भी मुहज़्ज़ब शहरी इसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन पीटीआई के रहनुमा जो आ रहे हैं तो आए, अगर उन पर मुकदमात है तो मुकदमात को फेस करें। लेकिन एक तासुर ये पकड़ रहा है, जोर पकड़ रहा है कि कुछ ढील हो गई है, कुछ ढील शुरू हो गई है। तो ये जो कह रहे थे कि हम इधर नहीं उधर बात करना चाहते हैं, हो सकता है कि उधर उनके राब्ते हो या इधर कोई राब्ते हुए हो, कोई ना कोई चीज़ जो इधर उधर से होती है उसी में से कोई चीज़ निकल कर आ रही है। मैसेज आ रहे हैं कि बाहर आ जाओ, बाहर आ गए। मैसेज आ रहे हैं अब फलां भी आ जाएगा, फलां भी आ जाएगा। तो अब तक जो रूपोश हैं एक तरफ किसी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उसका गाल मतलब बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया। खुदा ना खास्ता अगर हमला इतना स्वेर होता तो गला और गाल को ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, उनके गले पर भी वार हो सकता था। और आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ डील हो सकती है कि कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है इस बात को? नहीं, ये भी किसी ने भी जहाँ खुदा न खास्ता जान लेने की कोशिश की होती तो आपका क्या ख्याल है कि इसी तरह से जख्मी करके छोड़ देते? अल्लाह ना करे, हमारे मेहरबान हैं, वो बड़े दानिश्वर हैं, स्कॉलर हैं और वो बड़े सियासतदान। उनको इतना ही शायद जिसने भी किया इतना ही करना मकसूद था। और जान लेने वाले जो हैं वो जान ले भी लिया करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की जान चली गई थी हमारे सामने, हमने देख लिया बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से आप डील और डील की बात कर रहे हैं, डाकू के मजमे में हजारों जानिसारान की मौजूदगी में कौन पर कहां से गोली चली, कहां से आई, वो किसी को मालूम नहीं हो सका है आज तक। इन्वेस्टिगेशन अगले ही लम्हे पूरे का पूरा साइड सीन धो दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उसका इंतजार किया गया कि शहादतें जमा की जाएं। वो पुलिस जिसने शहादतें जमा करनी थी उसने उस साइड सीन को धो दिया, और जिन अफसरों ने धुलवाया था उनको आज के वजीर कानून ने उनके वकील बन को बरी करवाया था। उनको बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के जो मरकजी मुल्ज़मान थे उनकी
बरियत में, उनकी आज़ादी में, उनको रिहाई में। चलिए उम्मीद करते हैं कि 16 माह की हुकूमत में जो वज़ीर खारजा का रोल अदा किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, क्या पता वो 16 माह की हुकूमत में वो मामला भी उठा लेते। अब सदर आसिफ अली जरदारी एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं, आप जो गिला कर रहे हैं शायद वो, क्योंकि अब तो वो काबीना का भी आगे चलकर हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो ये तो कुछ तरह उनको भी सोचना होगा कि क्या मामला हुए हैं क्या नहीं हुए। और दूसरा ये कि मैं भी, आपने जो कहा ना डील की बात, कल राना सनाउल्लाह साहब भी एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए थे और वो ये गुफ्तगू कर रहे थे कि अब अगर नौबत इस मामले पर आ गई है कि आप खुसरो से हमले करवाएंगे तो बेहतर है कि फिर आप सुलह कर लें। हाँ बिल्कुल यही है, हम भी यही कहते हैं। मसला ये नहीं है कि आप उनको मजलूम साबित करने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई करें। हम उनकी किसी एक शख्स की भी जान जो है वो इंतहाई कीमती है, तो हर आदमी की जान की हिफाजत की जानी चाहिए। लेकिन अल्लाह ना करे कि जिन लोगों ने टारगेट करना होता है वो टारगेट जब करते हैं तो कर लिया करते हैं, कानूनी गैर कानूनी हर तरह के जराए अख्तियार करते हैं। 45 साल के बाद अदालत ने कहा कि गलत था, लेकिन 45 साल पहले वो गलत ठीक हो गया था ना, फांसी से चढ़ गए थे ना। अब आप उनको फांसी से नहीं उतार सकते, अब आप उनको कब्र से तो वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल ये हो गया है और सिस्टम ने किया था। और ये जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ राउफ हसन साहब पर किया गया है, वो इतना ही करना था। एक तवज्जो इस तरफ जानी चाहिए थी ताकि अगले लम्हे जो है वो फुला आ जाए और डील जो है वो ढील में तब्दील हो जाए और फिर वो उसको पहले। चलें लेट्स सी आने वाले दिनों में कि कितनी आसानी होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए। बहुत शुक्रिया आपका लगाने साहब, अपना वक्त देने के लिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम का ये सेगमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों के हवाले से है। मैंने खुद भी ये खबर सोशल मीडिया पर देखी थी और मेरा बड़ा मूड था, बड़ा माइंड था कि मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँ कि इस चीज़ को हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करें, क्योंकि डॉक्टर अफान कैसर साहब खुद भी एक बार रमज़ान में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि उन्हीं की एक वीडियो थी जब वो तरबूज के हवाले से बात करते हुए हमें नज़र आए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि जो कि समझ तो आ रही थी लेकिन उस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो कि मिलावट का दौर है, हर कोई दूध में भी मिलावट कर रहा है, दही में भी मिलावट कर रहा है, चावल में भी मिलावट कर रहा है, किसी न किसी गरम मसाले तक में मिलावट कर रहे हैं, तो इसलिए शायद उस बात पर यकीन कर लेना भी एक आम फहम इंसान के लिए थोड़ा सा आसान था। खबर ये थी कि वो ये दावा कर रहे थे कि जो तरबूज है इसका रंग सुर्ख करने के लिए इसके अंदर एक इंजेक्ट किया जाता है जिससे तरबूज की रंगत लाल हो जाती है और उसको सेल करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उन्हीं के इस मामले की, इस दावे की नफ़ी एक और शख्स ने की, एक और मारूफ न्यूज़ वेबसाइट ने की और उन्होंने कहा कि ये तमाम तर बातें झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने प्रॉपर्ली अपनी उस वीडियो में ये भी कहा कि देखा जाए तो गरीब किसान जो है वो पहले ही हुकूमत के चंद फैसलों की वजह से इंतहाई परेशान हालत में इस वक्त मौजूद है और अगर लोग तरबूज ख़रीदना भी छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो किसान क्या करेगा। और वाकई में उनकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त थी। तो इस मामले का कोई ना कोई हल निकलना तो बहुत ज़रूरी हो चुका था। हम आज उस अहम मामले पर बात कर रहे हैं मोहसिन भट्टी साहब से, जो कि फूड एक्सपर्ट भी हैं, एक अच्छे एंकर पर्सन भी हैं और सोशल मीडिया पर भी एक खासा अपना नाम रखते हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप फूड एक्सपर्ट हैं, तो ज़रा पहले तरबूज के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि मुझ समेत बहुत से लोगों का ये मनपसंद एक फल है। कितनी हकीकत है कि इसके अंदर इंजेक्ट किया जाए और इसको लाल कर दिया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया ज़रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तरबूज जो है ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, खास तौर पर इस हीट वेव के अंदर इसकी बहुत ज्यादा अफादियत है। लेकिन अगर कोई ऐसी गैर मुस्तनद बात करके इस नेमत को आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया जाए तो वो बड़ा ही गलत है। अब आ जाते हैं हम कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो आप देखिए कि कौन सा मरहला हो सकता है कि इसमें इंजेक्शन लगाया जा सकता है। एक कि जब खेतों में तरबूज लगाओ वहां पर, या जिस वक्त एक रोड साइड वेंडर है जो फल फरोश है, या उस स्टेज पर, तो हम दोनों को बारी बारी एनालाइज कर देते हैं। ठीक है, पहली स्टेज है खेत। अच्छा, अब खेत में हजारों की तादाद में तरबूज पेड़ों पे लगे होते हैं। अब वहां पे
कैसे इसको इंजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आप ये देखें कि तरबूज की जो टोटल लाइफ है, जिस वक्त तरबूज ने पक जाना है तो उसके बाद उसने अगले 3 दिन में 4 दिन में खराब हो जाना है। अच्छा, उसने गलना शुरू हो जाना है। तो इसलिए तरबूज को जो पका हुआ जो लेवल है उसका, उससे एक दर्जा पहले खेतों से उतार लिया जाता है, क्योंकि उसको लोडिंग का टाइम भी चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन का टाइम भी चाहिए, फिर मंडी में भी आना है, वहां से रिटेलर के पास आना है जो रोड साइड वेंडर है। अब वहां से हमारे तक जब पहुंचेगा तो हो सकता है 1-2 दिन उसे उस फल फरोश के पास भी इसको क्याम करना पड़े। तो अब ये सारे प्रोसेस को 3 से 4 दिन मिनिमम लगते हैं। तो अगर इसको पंक्चर, मोहसिन भट्टी साहब से राब्ता हमारा डिस्कनेक्ट हुआ है, एक बार फिर से उन्हें कॉल पर लेने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्रोसीजर वो हमें बता रहे थे यकीनी तौर पर ये देखने और सुनने से ताल्लुक रखता है। मोहसिन भट्टी साहब इज अगेन विद अस। मोहसिन साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, अच्छा, अब उसमें ये है कि अगर इसको इंजेक्शन लगा दिया जाए तो इंजेक्शन लगाने से ये होता है कि इसकी लाइफ 3 से 4 घंटे रह जाती है, जो 3 से 4 दिन थी। तो ये पंक्चर हो जाएगा, तो ये गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी तरबूज ले लें, उसको सिर्फ छुरी से आप कट लगा दें और उसके बाद 4-5 घंटे उसको बैठ पड़ा रहने दें, आप देखेंगे वो गलना शुरू हो जाएगा। तो कौन ऐसा बेवकूफ किसान है कि जो खेतों में इसको पंक्चर करके अपनी उस प्रोडक्ट की जिसकी लाइफ 4 से 5 दिन थी उसको 4 से 5 घंटे के लिए खत्म कर देगा, महदूद कर दे, तो ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद अब इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि खेतों में नहीं लगता की तरफ, फल फरोश की तरफ। अब अगर फल फरोश की तरफ हम आते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि इसको अगर वो इंजेक्शन लगा भी दे तो आपने क्या कभी ऐसा तरबूज खाया जरा आप कि जिसके जो छिलके हैं वो भी अंदरूनी हिस्सा उनका लाल रंग का हो? कभी आपने खाया ऐसा तरबूज? बिल्कुल नहीं, मैंने तो नहीं खाया। क्योंकि जो तरबूज का बैरूनी हिस्सा है वो तो डार्क ग्रीन कलर का है, अंदरूनी हिस्सा है उसका सफेद छिलके का, लेकिन उसके अंदर जो गूदा है वो है लाल रंग का। अब मुझे ये बताएं कि अगर उसको इंजेक्ट किया जाए तो इंजेक्शन को आप कैसे ये समझाएंगे कि आपने सिर्फ गूदे तक महदूद रहना है, आपने बाकी छिलके तक आपने नहीं फैलना? ये उसे आप कैसे समझा सकती हैं, कैसे उसे आप पाबंद कर सकती हैं? अच्छा, मुझे मोहसिन साहब ये बताइएगा कि देखिए जब हम तरबूज को काटते हैं तो हमने देखा है कि वो मैक्सिमम आप 1 दिन मतलब आपने फ्रिज में रख दिया है तो शाम तक या तो उसको आप खत्म कर लें, या बहुत ही किसी के पास कोई अच्छा फ्रिज है तो चलें वो कल तक भी आपका कंटिन्यू कर जाता है, लेकिन इससे ज्यादा तरबूज कटने के बाद स्टे नहीं करता। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंजेक्शन लगने के बाद तरबूज जो है वो 1 से 1.5 दिन या 2-3 दिन चल जाए दुरुस्त? एग्जैक्टली आप बिल्कुल वहीं पहुंची हैं जो मैं कहना चाह रहा था कि जब आपने उसको पंक्चर कर दिया, चाहे वो छुरी से कट लगा दिया, उसके बाद अगले चंद घंटों में उसमें डिके का अमल शुरू हो जाना है। मुमकिन ही नहीं है कि उसको आप फिर ज्यादा देर तक उसको कंटिन्यू कर सके। तो रोड साइड वेंडर पे जो तरबूज होते हैं वो तो 2-2, 3-3 दिन तरबूज उसके पास चल जाते हैं, तो वो अपने तरबूजों की लाइफ कम करके अपना नुकसान क्यों करेगा? और दूसरी बात ये है कि जैसे ही इसको आप इस पे इंजेक्ट करेंगे तो वो छिलकों तक भी फैलेगा, तो छिलके भी वो मुख्तलिफ कहीं से सफेद होंगे, कहीं से लाल होंगे। तो डब खड़पा तरबूज, डब खड़पा उसका आपने कभी खाया? आपने उसका छिलके, ऐसे छिलके वाला तरबूज? अच्छा भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, क्योंकि आपने बहुत अरसा इस इंडस्ट्री को सर्व किया है, लोगों को ये बताने में और समझाने में कि क्या हाइजीन के लिए आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। आपने जो डिफरेंट टीवी शोज़ किए हैं और अपनी यूट्यूबिंग के ज़रिए भी आपने मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट करके लोगों को आगाह किया है। कोई भी ऐसी खबर जो आपके हमारे खाने पीने से जुड़ी है और वो ठीक नहीं है, ये जब आप लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि मैं इसका आपको एक विक्टिम बताती हूँ, वो विक्टिम और कोई नहीं, मेरे अपने हस्बैंड भी हैं,
परसों की बात है, वो एक टिश्यू पेपर लेकर आए और तरबूज लेकर आए थे और वो गीला था। उन्होंने ला के टी ट्रॉली पर रख दिया। उन्होंने कहा कि ज़रिया अब इसे छेड़ना नहीं है। अब मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ इस पर। पहले मुझे लगा कि चोट वोट लग गई है, कुछ खून छून लगा हुआ। उन्होंने कहा इसको छेड़ना नहीं है। अच्छा, मैंने भी गौर नहीं किया। 3-4 घंटे के बाद जब मैंने वो टिश्यू पेपर उठा के देखा ना, तो उसके ऊपर तरबूज का एक बीज लगा हुआ था और डॉक्टर अफान की वो वीडियो मैं खुद देख चुकी थी। तब मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा, इरफान ने वो वीडियो कहीं देखी होगी तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए और वो ये सोच रहे हैं कि मैं कोई गलत तरबूज तो नहीं ले आया। तो इस रवैये की वजह से लोग किस हद तक गुमराह होते हैं। और एक आम, एक सादा सा फल जो किसान ने मार्केट में भेजा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। होता यह है जी भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपकी ऑडियो स्टक है या शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं? अच्छा, डिले है। मैं प्लीज जैसे ही आप तक मेरी बात पहुंचे अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा, शायद भट्टी साहब रास्ते में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार कॉल। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है मेरी टीम की भी कि वो जैसे ही दोबारा हमारे साथ कॉल पर कनेक्ट हों तो इस हम डिस्कशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त में बैठकर सुन रहे होते हैं और अक्सर जब हमारे क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर होते हैं तो लोगों की रहनुमाई होती है। और मैं पर्सनली चाहूँगी कि एक ऐसा फल जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जी भट्टी साहब। आपने ज़रिया बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए कि जितने ज्यादा किसी के फॉलोअर्स होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर उनके कोई 2-4 मिलियन 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो उन पे जो देखने वाले हैं वो उससे कई गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि उन पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं लोग। तो जब ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी बात पे अमल भी करते हैं, उनकी बात को सीरियस लेते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको और ज्यादा जिम्मेदारी आप पे आयद होती है और ज्यादा आपको एहतियात करनी होती है कि आप कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी की दिल आजारी हो, किसी का रोजगार मुतासर हो, किसी की कोई जो है ना इसकी वजह से मसाइल से दो चार हो जाए। आपको ज्यादा तहकीक करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे तो हमें मोहतात होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ये हमें मोहतात होना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। और डॉक्टर अफान साहब तो वैसे भी एक डॉक्टर हैं और कोशिश करें कि वो लोगों का इलाज करने पर अपनी तवज्जो रखें, बजाय इसके कि वो हर एक चीज़ के साथ जुड़ जाते हो। लेकिन आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए मोहसिन साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हीट वेव है, हीट स्ट्रोक से, और आज भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी और दीगर सिंध के कई इलाकों में भी। तो कौन से ऐसे फल हैं कि जिनका इस्तेमाल ज़रा लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ा दें, और कौन से स्ट्रीट फूड ऐसे हैं कि जो कि हम इन कुछ दिनों में थोड़ा सा एहतियात कर लें? देखिए जरा, आप सबसे पहली चीज तो ये है कि पानी की इनटेक बहुत ज्यादा रखें, धूप में कम से कम जाएं। तरबूज जो है बहुत अच्छी चीज है, बिला झिझक खाएं, बेफिक्र होके खाएं, राजा के खाएं। और दूसरी बात, फालसे का शरबत पिए, सत्तू पिए। और लेकिन ये जो बाजारी कोल्ड ड्रिंक है या ये इस तरह के जो नाम नेहाद मशरूबात है उनसे परहेज करें, उन पे इतबार करें। वो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद होता ये है कि जब हम और कोशिश करें कि ज्यादा जो धूप वाला टाइम है उसमें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि धूप में ना जाएं। अगर जाएं तो सर पर गीला कपड़ा रख के जाएं और पानी की बोतल साथ रख के जाएं, क्योंकि हम ज्यादा देर धूप में एक्सपोज रहेंगे तो हमारे जिस्म में उसमें जो खून में प्रोटीन है वो पकना शुरू हो जाएगी और उससे फिर सन स्ट्रोक हो जाता है जो जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल ये था कि कौन से स्ट्रीट फूड्स ऐसे हैं कि जिनको अवॉइड करना बहुत जरूरी हो चुका है? देखिए, अल्लाह पाक ने जो भी फल पैदा किए हैं वो देखने में कुछ फल ऐसे होंगे कि जो गर्म होंगे, जैसे अभी आमों का सीजन आ जाएगा
तो आम तो गर्म होता है उसकी तासीर, लेकिन वो गर्मियों में क्यों आता है? क्योंकि अगर हमारा अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर एक जैसा रहेगा तो वो जो है उन दिनों में जिस वक्त आम आएगा उस वक्त साथ साथ बरसात भी शुरू हो चुकी होगी, वो उस वक्त ठीक रहेगा। आजकल की जो हीट वेव है इसमें फालसा और तरबूज अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है, इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। गुड़ वाला जो शरबत है उसमें थोड़े सत्तू मिला के पी लें, ये आपको बड़ा फायदा देगा। आप इमली आलू बुखारे का शरबत पी लें, ये आपको फायदा देगा। कोशिश करें कि चीनी कम से कम डालें या उसमें शक्कर डाल लें, इससे गुजारा कर लें, या स्टीविया पाउडर डाल लें, उससे गुजारा कर लें। इस तरह करें, ज्यादा मसनूई मिठास से परहेज करें, लेकिन जो नेचुरल मिठास है उस पर चल जाए। गन्ने का रस बहुत अच्छी चीज है, ये आजकल के दौर में पिए, आजकल के मौसम में बड़ा अच्छा है। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहसिन भट्टी, फूड एक्सपर्ट और एग्री पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करना चाहिए, और अगर कहीं आपने सुन लिया है तो जैसे मेरे हस्बैंड कर रहे थे कि खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अच्छा कि वाकई में ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता। शुक्र है कि वो उस तरबूज का अपना ही रंग था, वो कोई गलत तरबूज उठा के नहीं लेकर आए थे। लेकिन मार्केट में इस वक्त कोई गलत तरबूज अवेलेबल नहीं है। अपने किसान बहन भाइयों पर भी रहम करें और इस किस्म की फजूल बातों से थोड़ा सा आप लोग भी परहेज़ करें। सोशल मीडिया पर वही बात आ कि हर बताई जाने वाली बात भी दुरुस्त नहीं होती है, और खुदारा उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपका जो काम है आप वो करें। आपके तबसरों से, आपकी वीडियो से, आपकी व्लॉगिंग से कहीं ना कहीं जहनों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। एक अहम खबर है जो कि आपके साथ शेयर करेंगे और बराह रास्त कुछ मनाजिर आपको दिखाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जिनका सफ़र आखिरत इस वक्त जारी है, मशहद में सदर रईसी की मैयत को जुलूस की शक्ल में रोज़ा इमाम अली ले जाया जा रहा है, और सदर रईसी की तदफीन के बारे में बताया जाता है कि वो आज रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। एक बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त ईरान के लोग जुलूस की शक्ल में अपने मरहूम सदर को रुखसत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और जहां तक भी कैमरा अपनी आँख से दिखा सके वहाँ तक लोग बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। कल भी एक ईरानी रिपोर्टर हैं, जब उनसे गुफ्तगू हो रही थी एक इंटरनेशनल टीवी चैनल पर, तो वो ये बता रहे थे कि 8 किलोमीटर का सफ़र तो मैं तय कर आया हूँ, और उस 8 किलोमीटर के सफ़र के दौरान मैंने सिर्फ लोगों को देखा है और ज़ारो कतार रोते हुए देखा और परेशान हाल देखा है। तो मतलब ये कि 8 किलोमीटर के अहाते में किस कदर लोग मौजूद हैं, लाखों की तादाद में। ये बहुत बड़ा मजमा है जो कि सदर इब्राहिम रईसी को रुखसत करने के लिए इकट्ठा हुआ है। ये कुछ मनासिर हैं, तस्वीरी मनासिर हैं, वीडियो के मनासिर हैं जो कि हम आपके साथ इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर शेयर कर रहे हैं। और मैं बारहा यही कह रही हूँ कि यकीनी तौर पर ये जो भी इस वक्त मनासिर हैं वो ईरानी कौम के लिए बड़े ही अफसरदा लम्हात हैं, बड़े ही दुख की घड़ी है। और कल भी जब वहाँ पर आयतुल्लाह ख़amenei साहब ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, जो कि ईरान की सुप्रीम लीडर हैं, तो उस वक्त 2 बच्चे बड़ी ही अफसरदगी की हालत में हमने देखे अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, और वो उन शहीद वज़ीर ख़ारजा के बच्चे थे जो कि ईरानी सदर के इस हेलीकॉप्टर में उनके हमरा सवार थे। तो कोई एक ख़ानदान यूँ कह लीजिए कि कल नहीं उजड़ा, ऐसे बहुत से ख़ानदान हैं जो कि अपने घरों के सरबराहों से जुदा हो चुके हैं, और यकीनी तौर पर ये तकलीफ़ दे घड़ियाँ हैं। और दुआ को हैं ईरानी कौम के लिए, उन तमाम अहले खाना के लिए कि जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। जो भी इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स मौसूल होंगी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब बात कर लेते हैं कुछ एजुकेशन सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे यहाँ यूँ तो तालीम हासिल करने के बहुत सारे मौके मौजूद हैं, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट जो है
उसको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि अपना मुस्तकबिल संवारते संवारते शायद कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने आखिर अपना गोल सेट क्या करना है, और अगर करना है तो इसका आगे चलकर मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ने वाला है। तो पाकिस्तान में अकाउंट्स की तालीम के शानदार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, बहुत सारे इदारे भी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं। ये डिग्री ICMA से तालीम हासिल करने के बाद ही हासिल की जा सकती है। अब आज हम जायज़ा लेंगे कि चार्टर्ड मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बाद इन अकाउंटेंट्स ने किस तरह पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा किया है। तो चूंकि आज 23 मई है, ICMA का जो है वो फॉर्मेशन डे है, तो लिहाजा जो इसकी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इस वक्त मौजूदा चेयरमैन स्ट्रेटजी बोर्ड हैं ज़ियाउल मुस्तफ़ा अवान साहब, उनसे बेहतर कोई शख्स हो नहीं सकता था इस मामले पर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अकाउंट्स की तालीम के हवाले से बहुत सारे शोबे हैं तो पाकिस्तान में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, लेकिन CMA इनमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? ICMA जी एक तो सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, 1951 23 मई 1951 में इस्टेब्लिश हुआ। जैसे ही पाकिस्तान बना तो एक ज़रूरत महसूस की गई कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट्स होने चाहिए। तो इस अदारे का जो क़याम है वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट्स के नाम से हुआ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नाम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान हुआ, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के टाइटल से जानी जाती है। तो इसकी ज़रूरत ये थी कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पाकिस्तान ने बिज़नेस में जाना है, तो पाकिस्तान के अंदर आपको अकाउंटेंट्स चाहिए जी। तो उसके तहत ये अदारा बना, और फिर अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1966 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट के तहत ये बना। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम कर रहा है, एजुकेशनल एक रोल है और एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, तो मल्टी डायमेंशनल ICMA के रोल हैं। और ICMA इसलिए एक यूनिक है कि ICMA इंटरनेशनली भी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का मेंबर है, और मुख्तलिफ अकाउंटिंग ग्रुप्स जो दुनिया में है, जिसमें साउथ एशिया का ग्रुप है, साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है, कन्फेडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक अकाउंटेंट है, उनके पायनियर फाउंडिंग मेंबर्स में। चलिए इसके इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स पर तो बात करते ही हैं, लेकिन ये बताएगा कि विद इन द पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसने अपना कितना इनपुट डाला है, क्योंकि 1951 ये मतलब कई डिकेड्स इसमें आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल जी, ये 8वीं दहाई है जो 7 दहाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, और कंट्रीब्यूशन ये है कि जी अबाउट 8000 मेंबर्स दिस इंस्टीट्यूट हैज़ प्रोड्यूस्ड, और दे आर वर्किंग इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी। वो आप रिटेल या कैश एंड कैरी से लगा के एटॉमिक एनर्जी कमीशन तक, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन तक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बैंक्स, और तमाम अदारों में आप देखेंगे तो यू विल फाइंड के जो CFO की पोजीशंस हैं, कंपनी सेक्रेटरी, इंटरनल ऑडिट, तो normally CMAs hold such position, and CMA normally considered most suitable for these position. Not only in Pakistan, about over 25% strength is around the globe they are serving. So we have a good presence in the overseas market. और लोकली ये है कि इस वक्त हमारे पास अबाउट 25,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, और 8,000 क्वालिफाइड मेंबर हैं, और वो आपको रेगुलेटर्स में भी नज़र आएंगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी नज़र आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में भी नज़र, बैंकिंग सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर। तो इंटायरली पाकिस्तान में कितने जगहों पर, कितने शहरों में ICMA के इदारे मौजूद हैं? ICMA के इस वक्त पाकिस्तान में 7 कैंपसेस हैं जी। और हमारा हेड ऑफिस जो है वो कराची है, ठीक है, और बाकी हमारा लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, ऑल द प्रोविंशियल सिटी वी हैव ए प्रेजेंस। मेजर सिटीज में हमारी प्रेजेंस है, और हम एजुकेशन भी दे रहे हैं। प्राइमरीली वी आर एन एग्जामिनेशन बॉडी, वी आर सर्टिफाइंग द प्रोफेशनल्स, वी आर सर्टिफाइंग द स्टूडेंट्स फॉर CMA क्वालिफिकेशन, और उसके बाद देन वी हैव ए रेगुलेटरी रोल कि हमने गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट देना है मुख्तलिफ मामलात में, वेदर इट इज़ ए बजट मेकिंग प्रोसेस, टैक्सेशन का प्रोसेस, प्रोसीजर्स हों,
टैक्सेशन के लॉज में तो वहाँ इम्प्रूवमेंट पर आपका स्ट्रेटेजी बोर्ड जो है अपनी इनपुट दे रहा होता है कि ये चीज़ें जो हैं इंटरवीन अगर कर ली जाएं तो इससे थोड़े बेहतर रिजल्ट्स आएंगे इकोनॉमी में। बिल्कुल जी, उसका एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे मेंबर्स हैं और हमारे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ये होती है कि जो मेंबर टेक्सटाइल में बैठा काम कर रहा है, जो मेंबर शुगर इंडस्ट्री में है, जो मेंबर मीडिया में है, अच्छा वो उधर के मसाइल को और उधर की चीज़ों को कि जी टैक्सेशन में ये दिक्कत आ रही है, कॉर्पोरेट लॉज में ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये मैकेनिज्म होना चाहिए। तो जब हमें ये तमाम इनपुट मिलती है तो वो हम तमाम अपने डिपार्टमेंट से कंपाइल करके फॉर्मल हम सबमिट करते हैं टू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। ये एक ऐसी डिग्री है कि जिसको हासिल करने वाला शख्स जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में हर एक इदारे से जुड़ा हुआ है और वाबस्ता है। लेकिन मुझे ये बताएगा कि जो हमारी यंग जनरेशन है जैसा उसका रुझान इस डिग्री की तरफ किस हद तक है? देखिए, रुझान में डिमांड एंड सप्लाई का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। और हम अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को इसी तरीके से गाइड करते हैं कि आजकल ये प्रोफेशन जो है ये बड़ा इमर्जिंग है, इसमें जाना चाहिए। और आप अगर देखें तो जैसे पहले एक ज़माने में मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा हमेशा प्रोफेशंस का इतना आइडिया नहीं होता था और लोगों का शौक भी नहीं था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम IT आया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइकवाइज अकाउंटिंग जो है ना इस वक्त दैट इज़ द बैकबोन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। और वो किसी भी अदारे की एक बैकबोन है। उसके आपके तमाम अदारे की जो ग्रोथ है, प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है और फिर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, वो तमाम इसी के थ्रू होती है। तो इसकी वजह से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लीगली अब हर इदारे के अंदर आपके पास CFO होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, चीफ इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए। तो ये हर इदारे की एक रिक्वायरमेंट है। फिर CFO के नीचे देन देयर आर, अगर इंडस्ट्री बड़ी है। ये तो पाकिस्तान के जो रिक्वायरमेंट्स आपने मुझे बताया, इंटरनेशनल भी इस डिग्री की डिमांड है? इंटरनेशनल पाकिस्तान से ज़्यादा है, क्योंकि देखें बिजनेस जो है वो एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में चला गया। दुनिया भर में बिजनेस को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में अभी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट उस तरह नहीं है, बहुत सा बिजनेस आउट ऑफ बुक्स भी हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन दुनिया में जो है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी तक वो मुंशी सिस्टम चल रहा है। आप आजम मार्केट चले जाएं, आप ये कौन सा ब्रांथरेड रोड चले जाएं, इस तरह की जितने भी है, ये वो मार्केट्स हैं कि जहाँ पर अभी भी छोटी छोटी पर्चियों के ऊपर आपके मामला चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दुकानों के बावजूद टैक्सेशन के निज़ाम में नहीं आना चाहते, तो दे आर सो हैप्पी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और ज़रियाब उसी की वजह से ये मसला है ना कि हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती, ठीक है ना। जब आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपलिफ्ट नहीं करेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करेंगे, दुनिया में काम करने के काबिल नहीं होंगे, आप पर्चियों पे रह जाएंगे। आप खुद तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है, बिजनेस को सिस्टम्स में लाना बड़ा ज़रूरी है, और बिजनेस के लिए आपको रेलिवेंट प्रोफेशनल्स चाहिए। तो फाइनेंस इज़ वन ऑफ द मेन फील्ड कि जिसके प्रोफेशनल जो है वो ICMA प्रोड्यूस कर रहा है। तो दैट्स वाई कि वी हैव ए प्रेजेंस, और इसी वजह से हम जो है ना हमारे बिजनेसेस, हमारी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ उस तरीके से ग्रो नहीं कर सकें तो जिस तरह हम देखते हैं कि बाहर हम बाकी इदारों को देखते हैं। तो ये एक वजह है, और इसी के ऊपर हमारी जदोजहद है कि आप अच्छे लोग दें और वो फिर अच्छे सिस्टम्स पे बनाएं और एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, पाकिस्तान में बिजनेस फ्लोरिश करे। थैंक यू सो मच जलाल मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन स्ट्रेटजी बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे ICMA के। और यकीनी तौर पर ये इदारा अपने तक तो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन हमें देखना ये है कि पाकिस्तान में हमें सिस्टम को रेगुलेट करने की किस हद तक ज़रूरी है। और स्पेशली स्टूडेंट्स जो कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो सोच लीजिए कि इंटरनेशनली भी इस डिग्री की कितनी ज़्यादा डिमांड है। आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह कल एक बार फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।